नमस्कार। आज हमारे सामने भारत के राष्ट्रपति पद से जुड़ा एक बहुत ही संक्षिप्त और काम का इन्फोग्राफिक है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अपने फाइनल नोट्स बनाते हैं। बिल्कुल एक पेज में सब कुछ। लेकिन अक्सर ऐसे नोट्स में क्या है ये तो होता है, पर क्यों है ये समझना रह जाता है। सही बात है, और बिना क्यों समझे तथ्य याद रखना मुश्किल हो जाता है। और बस यही आज का हमारा मिशन है। हम इस इन्फोग्राफिक के हर हिस्से को खोलकर देखेंगे, ताकि ये जानकारी सिर्फ रटने के लिए ना हो, बल्कि दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल, चलिए फिर इसकी गहराई में उतरते हैं। तो इन्फोग्राफिक की शुरुआत होती है राष्ट्रपति की 3 मुख्य भूमिकाओं से। राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्राध्यक्ष, देश के प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर। ये सुनकर तो लगता है कि देश का सबसे शक्तिशाली पद यही है। लेकिन ठीक नीचे एक शब्द है जो पूरी कहानी बदल देता है। नाम मात्र। हाँ। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और ब्रैकेट में लिखा है नाम मात्र। ये नॉमिनल शब्द ही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कागज पर सबसे शक्तिशाली, पर असल में नहीं। ये क्या विरोधाभास है? ये विरोधाभासी हमारी संसदीय प्रणाली की नींव है। देखिए, हमारे संविधान ने ब्रिटिश मॉडल से प्रेरणा ली, जहाँ एक राजा या रानी होते हैं लेकिन सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं। बिल्कुल। तो भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट हैं, मतलब राष्ट्र के प्रमुख, और प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रमुख हैं। अच्छा। तो आर्टिकल 53 कहता है कि सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में है। मतलब सरकार का हर काम, हर कानून राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। लेकिन फिर एक और आर्टिकल है जो आर्टिकल 74 वो ये साफ करता है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से घर के उस बुजुर्ग मुखिया की तरह है जिनके नाम पर सब कुछ है। हाँ, पर हर काम उनकी सहमति से होता है। पर घर चलाने का असल फैसले तो बच्चे ही लेते हैं। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। राष्ट्रपति उन फैसलों को संवैधानिक वैधता और गरिमा देते हैं। वो गणतंत्र का चेहरा है। और प्रधानमंत्री उसका दिमाग। बिल्कुल। ये बात तो समझ आ गई। लेकिन अगर पद इतना औपचारिक है, तो फिर इस पर बैठने के लिए इतनी कड़ी योग्यताएं क्यों? हर शर्त का एक गहरा मतलब है। जैसे इन्फोग्राफिक में है, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष या ज्यादा हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए, 35 वर्ष की आयु अनुभव और परिपक्वता का प्रतीक है। और लोकसभा सदस्य वाली योग्यता वो ये सुनिश्चित करती है कि देश का प्रमुख कम से कम वो बुनियादी योग्यताएं तो पूरी करे जो जनता के एक प्रतिनिधि के लिए जरूरी हैं। और ये चौथी शर्त लाभ के पद पर ना हो। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला तो कई बार विवादों में भी रहा है ना। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सरकार के अधीन किसी ऐसी नौकरी पर नहीं हो सकता जहां उसे वेतन मिल रहा हो। क्यों? ताकि पद की निष्पक्षता बनी रहे। वो बिना किसी दबाव या लालच के सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह रहे। ठीक है, योग्यता साफ हो गई। पर अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा उलझावा लगता है, निर्वाचन पद्धति। हाँ, ये अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। इसमें 3 भारी भरकम शब्द हैं: आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान। ये आम चुनावों से कितना अलग है? ये आम चुनावों से बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। मतलब आम नागरिक वोट नहीं डालते। तो वोट कौन डालता है? एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें संसद के दोनों सदनों के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए सदस्य होते हैं। सिर्फ चुने हुए, मनोनीत सदस्य नहीं? नहीं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। और इनके साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी एमएलएज भी वोट डालते हैं। अच्छा, तो ये है निर्वाचक मंडल। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? क्या हर विधायक या सांसद के वोट की कीमत बराबर होती है? नहीं। और यही इस सिस्टम की खूबी है। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। वो कैसे? एक फॉर्मूला है। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य सिक्किम जैसे छोटे राज्य के विधायक के वोट से कहीं ज्यादा होता है। वाह, ये तो बहुत सोचा समझा सिस्टम है। लेकिन ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या भला है? ये और भी अनोखा है। इसमें वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से रैंक देता है। रैंक? हाँ, मतलब पहली पसंद ये, दूसरी पसंद वो? जी, पहली पसंद ए, दूसरी पसंद बी वगैरह। गिनती में पहले सबकी पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर किसी को 50% से ज्यादा वोट मिल गए तो वो जीत गया। और अगर नहीं मिले तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है
और उसके वोटों को अच्छा, उसकी दूसरी पसंद के हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में ट्रांसफर या संक्रमित कर दिया जाता है। मतलब किसी का वोट बेकार नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल। और ये तब तक चलता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीतने के लिए जरूरी कोटा नहीं मिल जाता। मतलब ये सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाओ और जीतो वाला सिस्टम नहीं है, ये तो एक तरह से आम सहमति बनाने की कोशिश है। सही पकड़ा आपने, ताकि जीतने वाले को व्यापक समर्थन मिले। लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों? सीधे जनता से चुनाव क्यों नहीं करा लेते? ये सवाल संविधान सभा में भी उठा था। पहला कारण, अगर राष्ट्रपति भी सीधे जनता चुनती तो वो भी प्रधानमंत्री जितने ही शक्तिशाली हो जाते, और फिर दोनों में टकराव होता। हाँ, जो संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं। दूसरा, इतने बड़े देश में एक और सीधा चुनाव कराना बहुत खर्चीला और जटिल होता। ठीक है, इन्फोग्राफिक में चुनाव लड़ने की कुछ और शर्तें भी हैं। 15,000 रुपए की जमानत राशि और कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और ये प्रस्तावक अनुमोदक आम लोग नहीं हो सकते। नहीं, वो निर्वाचक मंडल के सदस्य ही होने चाहिए। ये इसलिए है ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरे। 50 सांसदों या विधायकों का समर्थन जुटाना कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। और अगर 16 वोट भी नहीं मिले तो 15,000 रुपए जब्त। जी। ठीक है, तो चुनाव हो गया। अब आते हैं उन नियमों पर जो इस पद को चलाते हैं, यानी संविधान के अनुच्छेद। इन्फोग्राफिक में पूरी लिस्ट है, क्यों ना हम इन्हें ग्रुप्स में समझे? ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, आर्टिकल 52 और 53 तो पद को परिभाषित करते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका शक्ति उसमें होगी। हाँ, फिर 54 से 58 तक चुनाव और योग्यता से जुड़े हैं, जिन पर हम बात कर चुके। इसके बाद आते हैं दो सबसे दमदार अनुच्छेद जो राष्ट्रपति पद की सीमाओं और शक्तियों को सही मायने में दिखाते हैं। कौन से? अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग और अनुच्छेद 72 यानी क्षमादान की शक्ति। महाभियोग, इम्पीचमेंट, ये शब्द सुनते ही लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी और मुश्किल प्रक्रिया होगी। है भी। ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की एकमात्र संवैधानिक प्रक्रिया है और इसका आधार सिर्फ एक हो सकता है, संविधान का उल्लंघन। और शुरू कैसे होती है? संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, प्रस्ताव ला सकता है, पर इसके लिए सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। फिर अगर वो सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो वो दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन जांच करता है। हाँ, और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। कुल सदस्यों का 2/3, ये तो बहुत ही बड़ा बहुमत है। हाँ, और यही इसकी खासियत है। प्रक्रिया इतनी कठिन इसीलिए है ताकि कोई भी सरकार राजनीतिक वजहों से राष्ट्रपति को आसानी से ना हटा सके। ये पद को स्थिरता देता है। और मजे की बात यह है कि आज तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी बड़ी शक्ति पर, अनुच्छेद 72, क्षमादान, पार्डनिंग पावर। ये क्या है? ये राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा को माफ, कम करने या बदलने की शक्ति देता है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। ये न्याय के मानवीय पक्ष को ध्यान में रखकर दी गई है, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। वो क्या? ये शक्ति भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। ओहो, तो यहाँ भी सलाह से बंधे हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि ये पद जितना औपचारिक दिखता है उससे कहीं ज्यादा नैतिक दबाव झेलता है। ये सिर्फ एक रबर स्टैंप होने से कहीं ज्यादा है। ये तो वाकई एक गहरी बात है। तो हमने महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 को समझा, जो लगभग नामुमकिन है। मतलब राष्ट्रपति अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल अनुच्छेद 56 पूरा करते हैं आमतौर पर। और कार्यकाल खत्म होने के 2 और तरीके हैं, मृत्यु या इस्तीफा, जो वे उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये भी एक जरूरी तथ्य है परीक्षा के लिए। बिल्कुल। अच्छा, पद संभालने से पहले एक शपथ भी तो होती है। आर्टिकल 60 इन्फोग्राफिक में लिखा है कि शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। इसका क्या कोई सांकेतिक मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये हमारे संविधान के शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को दिखाता है। कैसे? देश का कार्यकारी प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड देश के न्यायिक प्रमुख यानी जुडिशियल हेड के सामने संविधान की रक्षा की शपथ ले रहा है। ये दिखाता है कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। वाह! और न्यायपालिका की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाए
तो उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये इन्फोग्राफिक में दिया है, अनुच्छेद 71 के तहत। सही। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम होता है। ये फिर से न्यायपालिका की निष्पक्ष भूमिका को दिखाता है, ताकि देश के सर्वोच्च पद का चुनाव साफ सुथरा रहे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस छोटे से इन्फोग्राफिक से हमने कई बड़ी बातें समझी। पहली, राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, पर वो राष्ट्र की एकता और संविधान के संरक्षक का एक बड़ा प्रतीक हैं। बिल्कुल। दूसरी, उनका चुनाव एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया से होता है, जो सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि आम सहमति पर जोर देती है। हाँ। और तीसरी, अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग और अनुच्छेद 72 यानी क्षमादान उनके पद की सीमाओं और नैतिक जिम्मेदारियां दोनों को दिखाते हैं। आपने एकदम सही सार प्रस्तुत किया। इसमें मैं एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगी। जरूर। भले ही राष्ट्रपति ज्यादातर समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जब आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तब ये तय करना कि सरकार बनाने के लिए किसे बुलाया जाए, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति का विवेक होता है। अच्छा, उस एक पल में वो एक औपचारिक प्रमुख से बढ़कर एक निर्णायक बन जाते हैं और देश की राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। ये दिखाता है कि पद भले ही ज्यादातर समय शांत दिखे, पर संकट के समय उसकी असली ताकत सामने आती है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने जाना कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई और भी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां राष्ट्रपति अपनी सूझबूझ या विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में और जानने के लिए एक अच्छा सवाल है।